Bismillahirrahmanirrahim. Satken Education Services. Assalamu alaikum students. This is for class 9th metric subject physics. Today we will start chapter number 10, properties of matter. We will study book page number 150 till 156 and it is session number 1. Now first of all we will see what is matter. And we all know that anything which has mass and occupied space is called as matter. Table, book, pencil, chair, these all are matter. According to kinetic molecular theory, matter is made of tiny particles called as molecules and atoms. हमें मालूम है कि मैटर के मॉलिक्यूल्स वो सब कंटिन्यूस रैपिड मोशन में होते हैं. इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है. We all know that there are 3 states of matter. अब हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ये पार्टिकल्स किस तरीके से फॉर्म हुए हुए होते हैं. हमें सॉलिड दे ऑल हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दे आर इन वाइब्रेटरी मोशन. दे हैव ग्रेटर डेंसिटी और इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी शॉर्ट. अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप. मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैव रैंडम मोशन. इसके अलावा दे हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स. और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड्स. जाहिर है मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो स्टेट लिक्विड स्टेट है और वो आसानी से शेप चेंज कर लेती है. गैसेस की बात करें तो दे डू नॉट हैव एन डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. Molecules of gas moves in a straight line. They have very low density as compared to solids and liquids. इसके अलावा मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है गैसेस में वो भी बहुत ज़्यादा है सॉलिड्स और लिक्विड के मुकाबले में. चौथी स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है. व्हाट इज प्लाज्मा? द स्टेट ऑफ मैटर in which we have an ionized gas that is called as plasma state. अब वो ionized gas कैसे हैं? अगर हम किसी सब्सटेंस को प्लाज्मा स्टेट में देखना चाहें तो क्या करेंगे? We will take a gas and heat it. When we will add more heat, it will turn into plasma state. Now this process from gas to plasma is known as ionization. इसके अलावा जब हम किसी गैस को हीट करेंगे वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम gas atoms will be stripped away from the atoms and we will have ions with positive charge, and these are the atoms which lost electrons. और इस तरीके से हमारे पास प्लाज्मा स्टेट आती है. प्लाज्मा स्टेट में गैस जो है वो न्यूट्रल स्टेट में गैस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास नियन साइन की है. सन, उस पर हाईली आयनाइज्ड गैसेज हैं. इसके अलावा हमारे पास फायर और नियन साइंस की एग्जाम्पल्स हैं. Our first property which we will study is elasticity. First of all, I will give you an example.
If we apply a force to pull rubber band, it will stretch. When the force is removed, the rubber band comes to its original position, and this behavior of any body is called as elasticity. The property of body which tends to regain their actual shape or size after the removal of applied force, deforming force. For example, spring, elastic and rubber band, they all possess elasticity. अभी हमने इसकी एग्जाम्पल दी थी कि अगर एक रबर बैंड को हम फोर्स अप्लाई करें तो वो स्ट्रेच होगा और वो फोर्स हटाने के बाद वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. तो इस बिहेवियर को हम इलास्टिसिटी कहते हैं. What is deforming force? The force that has been applied on the bodies to change their shape or size is known as deforming force. हमने इस रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई की ताकि वो स्ट्रेच हो जाए, लेकिन अगर हम ये फोर्स अप्लाई करते ही रहें तो एक वक्त आएगा कि वो रबर बैंड अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को खो देगा और टूट जाएगा. That force is called as deforming force. What is elastic restoring force? अब इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या है कि हर बॉडी पे जिसके अंदर इलास्टिसिटी है और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ऐसी रिएक्शन फोर्स या इंटरनल फोर्स ज़रूर एग्जिस्ट करती है जो कि उस बॉडी को अपनी एक्चुअल शेप या साइज पर वापस लेकर आती है जब हम वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे. इसकी एग्जाम्पल लें अगर हम, तो एक वुडन मीटर रॉड है हमारे पास, हमने उसको फोर्स अप्लाई की दोनों एंड्स पर उसके, तो वो एक आर्क की शक्ल में आ जाएगा और जब हम उस फोर्स को हटाएंगे तो वो मीटर रॉड वापस स्ट्रेट हो जाएगा और ये कहलाया जाएगा कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की थी. डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वुडन मीटर रॉड वापस स्ट्रेट हो गया. किसकी वजह से? इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मीटर रॉड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया. इसके बाद हम बात करें इलास्टिक लिमिट की, तो क्या है? मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स ड्यू टू विच इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वैनिशेस और रिमूव इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. अब अगर हम एक वुडन मीटर रॉड को फिर दोबारा से बेंड करें और वो एक आर्क पोजीशन पर ले आए उसे, तो क्या होगा कि एक हद तक फोर्स अप्लाई करने पे वो वुडन मीटर रॉड अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बरकरार रखेगा, लेकिन एक ऐसा सर्टेन स्टेज आएगा जिस पर वो वुडन मीटर टूट जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस वुडन मीटर रॉड की इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गए थे और उसको हम कहते हैं कि such maximum force applied by a body to oppose every deforming force is called as elastic limit. Now I hope that you will understand these all four properties. Elasticity, उस पर फोर्स अप्लाई करें हम किसी इलास्टिक रबर बैंड पे, that is called as deforming force. और वो इंटरनल फोर्स या रिएक्शन फोर्स जो कि उस रबर बैंड को फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में ले आती है, डेट इज कॉल्ड एज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स. इसके बाद इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि एक हद तक तो रबर बैंड स्ट्रेच होता है, के बाद वो टूट जाएगा फोर्स अप्लाई करते रहें अगर, तो डेट इज कॉल्ड एज इट्स इलास्टिक लिमिट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज ऑल फोर प्रॉपर्टीज. What is stress? When a force is applied to change the length, volume or shape of a body, the magnitude of this deforming force per unit area is called as stress. अगर हम बात करें उसी अपने रबर बैंड की, तो जब तक हम उस जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं per unit area, that is called as stress.
या एक मीटर रॉड को हमने बेंड किया था, आर्क को बनाया था उसका, तो वो फोर्स जो हमने उस पर अप्लाई करी आर्क बनाने के लिए, डेट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। और इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम इसको कहेंगे रेशियो ऑफ फोर्स एक्शन पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है जिसे सिग्मा कहा जाता है। नाउ मैथमेटिकली आवर फॉर्मूला विल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और सिंबॉलिक सिंबल्स में बात करें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। और इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन एंड एरिया, व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू हाइट। और लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, हाइट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आता है मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज स्ट्रेस? इसको हम याद रखेंगे कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस होती है वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, डेट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस इज force applied per unit area F upon A. What is strain? Stress produce a change in length, volume or shape of an object. This change in the shape of the object is called strain. अब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया रबर बैंड पे या उस मीटर रॉड पे, हम कह लें वुडन की रबर बैंड पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो स्ट्रेच हो गया। अब स्ट्रेन क्या है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें जो चेंज आ रहा है उसके लेंथ में, उसके वॉल्यूम में या उसकी शेप में, दिस चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसको डिफाइन करेंगे हम, द चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। यानी अगर हम स्ट्रेस किसी चीज पर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और हम इस बुक में अपने चैप्टर में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। यानी हमने जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की टू चेंज द लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ बॉडी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। This change in the shape of the object is called as strain. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें दो तरह का स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? If a stress produces change in length, then the strain is called longitudinal strain. यानी हमने स्ट्रेस अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, स्ट्रेस अप्लाई करने पे उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आएगा तो वो कहलाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? If a stress is produces change in length, then the strain is called as longitudinal strain. अगर स्ट्रेस अप्लाई करने पे किसी ऑब्जेक्ट में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होगा, तो वो कहलाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन लेंथ per unit original length of a body is called as
longitudinal strain and it is denoted by EL. हम longitudinal strain को किससे डिनोट करते हैं? EL से. Now our formula will become EL is equals to delta L divided by L. डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एल क्या है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने उसको उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ और उस स्ट्रेन ने उसकी लेंथ को चेंज किया, तो हम उसे मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? EL is equals to delta L divided by L. Change in length per unit original length of a body is called as longitudinal strain. और इसे कैसे डिनोट करते हैं? EL is equals to delta L divided by L. और इस E को हम स्ट्रेन को शो करते हैं E एप्सिलॉन से. इसका कोई यूनिट नहीं है. क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि डेल्टा एल भी हम मीटर में मेजर करते हैं और लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करेंगे, तो इन दोनों का यूनिट जो है वो कैंसिल कर देगा मीटर मीटर को. हमारे पास ये अमाउंट जो है ये यूनिटलेस होगा. स्ट्रेन कितनी तरह का होता है? स्ट्रेन कितनी तरह का है? 2 तरह का. लॉन्गिट्यूडनल हमने देख लिया. अब आइए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे. चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन V. V फॉर वॉल्यूम, यानी अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, that is called as volumetric strain and its formula is epsilon V is equals to delta V, यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम. V जो है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, डेल्टा V उसकी चेंज इन वॉल्यूम है. इसी तरह ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में डेल्टा L चेंज इन लेंथ है और L जो है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है. इसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये दोनों एक ये रेशो है, मीटर मीटर को कैंसिल कर देगा और ये यूनिटलेस हमारा स्ट्रेन होगा. नाउ व्हाट इज हुक्स लॉ? अभी हमने पढ़ा व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल हमने रबर बैंड की ली थी या हमने वुडन मीटर स्केल लिया था, लकड़ी के स्केल को, हमने कहा था जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी हमने रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई की थी तो उसमें एक स्ट्रेच आया था. और या अगर हम वुडन मीटर स्केल की एग्जांपल लेते हैं, हमने उसको आर्क में चेंज किया था, मोड़ा था, बेंड किया था दोनों उसके एजेस से, तो वो विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर एक आर्क में चेंज हो गया था. हमने कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाते हैं तो रबर बैंड भी टूट जाएगा और वो वुडन मीटर स्केल भी टूट जाएगा. तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस क्या है? अप्लाइड फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्ट्रेन, यानी एक्सटेंशन, उसमें कितना चेंज आता है उसकी शेप में या वॉल्यूम में या लेंथ में. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. हम इसे याद रखेंगे हुक्स लॉ को. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, force is directly proportional to extension.
और अगर हम इसका एक रिलेशन यहाँ डेवलप करेंगे तो आएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमें मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम किस वक्त कहते हैं चीज़ों को, कि अगर हम अपनी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। जैसे हमने रबर बैंड पर स्ट्रेस को बढ़ाते गए, फोर्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते गए तो रबर बैंड भी खींचता चला गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स हम कम करते गए तो रबर बैंड भी वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आता चला गया। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, यहाँ पर क्या आएगा, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। हमारे पास आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू के। स्ट्रेस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू kx, और k की वैल्यू आ जाती है F अपॉन x। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस क्या है, ये रेशो है स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में स्ट्रेस भी पढ़ लिया था और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी पढ़ा था। तो जब हम स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आपस में रेशो लेंगे तो इट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। द रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी and it is denoted by capital Y. Mathematically, Young's modulus is equals to stress divided by longitudinal strain. यानी हमारे पास क्या है, रेशो लिया हमने स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, तो हम ये यंग्स मॉड्यूलस होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू sigma and longitudinal strain is epsilon L। यानी हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा y is equals to, we know that stress is equals to F upon A and longitudinal strain is delta L upon L। तो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स हो जाएगा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। यानी यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ divided by area multiplied by change in length. Now Young's modulus is equals to FL divided by A into L। और अब हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, लेंथ मीटर में हो जाएगी। इसके बाद एरिया मीटर स्क्वायर और चेंज इन लेंथ मीटर से डिनोट करेंगे। मीटर एम से कैंसिल होगा, हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, रेशो बिटवीन स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस है रेशो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट्स कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। और हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन V से। तो दोनों को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल्स टू F इंटू वी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट आ जाएगा, यूनिट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स इंटू वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज ऑलवेज मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर कैंसिल और हमारे पास इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Our next topic is comparison of elasticities of two substances. A body is said to be more elastic if it retains
its elasticity on the application of a large external force than a body which loses its elasticity at a lesser external force. अगर हम दो सब्सटेंसेस की इलास्टिसिटीज का कंपैरिजन करें तो हम किस सब्सटेंस को मोर इलास्टिक कहेंगे? वो सब्सटेंस जो कि एक लार्ज एक्सटर्नल फोर्स को बेयर कर लेगा, that is more elastic than the substance which loses its elasticity at a lesser external force. हम बड़ी फोर्स अप्लाई करें और एक सब्सटेंस वो उस फोर्स को बेयर कर ले तो वो मोर इलास्टिक होगा देन द सब्सटेंस जिस पर हम कम फोर्स अप्लाई करें और वो उसके बाद भी उसे स्ट्रेस को बर्दाश्त न कर सके तो वो लेस इलास्टिक होगा. इसकी बेस्ट एग्जांपल हम कैसे ले लें कि अगर हम दो स्केल लें, एक वुडन मीटर स्केल है और एक मेटेलिक स्केल है, और हम दोनों को फोर्स अप्लाई करके एजेस पर उनको बेंड करना शुरू करें, आर्क बनाना शुरू करें, तो एक हद पर पहुंचकर एक जो इलास्टिक लिमिट तक पहुंचकर मीटर जो वुडन स्केल है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. लेकिन एक बड़ी एक्सटर्नल फोर्स भी वो मेटेलिक स्केल बर्दाश्त कर जाएगा और वो फोर्स हटाने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस ज़्यादा बड़ी फोर्स अप्लाई करने पर अपनी इलास्टिसिटी को रिटेन करता है वो मोर इलास्टिक होता है. अब आइए इसका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है. वो क्या एक्सपेरिमेंट है कि दो इलास्टिक सब्सटेंसेस हमने लिए एक्स और वाई, और वो क्या है, वायर की शेप में है, और वो दोनों वायर आइडेंटिकल हैं इस तरीके से कि उनकी सेम लेंथ है. फॉर एग्जांपल हमने उनको 1 सेंटीमीटर का कह दिया या 5 सेंटीमीटर का कह दिया, सेम लेंथ है और उनका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अगर हम उस तार को तोड़ें तो वो जो उसका गोल दायरा फंसा है वो उनका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम. हमने दोनों पे सेम स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके नतीजे में कितना स्ट्रेन आएगा? एप्सिलॉन एक्स वायर एक्स में आएगा और एप्सिलॉन वाई प्रोड्यूस होगा वाई वायर में. उसके बाद ई एक्स और ई वाई जो हैं वो उनके इलास्टिसिटी के मॉड्यूलाई हैं. नाउ बाय definition we know that moduli of wire x E is equals to stress पर या stress divided by epsilon x, यानी x वायर में कितना स्ट्रेन आ रहा है, इसी तरीके से मॉड्यूलाई ऑफ y वायर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन y. हमें पता है यहाँ पे सिग्मा जो है ये स्ट्रेस अप्लाइड है और मॉड्यूलाई ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड्यूलाई ऑफ y क्या हो जाएगा हमारे पास? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स, और दोनों को हम मॉड्यूलाई ऑफ y लिखेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलाई ऑफ एप्सिलॉन y. स्ट्रेन इन वायर y. हमारे पास क्या बचेगा बाकी? जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा स्ट्रेन इन वायर y डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन वायर x. अब अगर हम यहाँ एज्यूम कर लें कि स्ट्रेन इन वायर x इज ग्रेटर देन स्ट्रेन इन वायर y, यानी x और y वायर में से स्ट्रेन ज्यादा आया है वायर x में, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर x इज लेस देन मॉड्यूलाई ऑफ वायर y. तो हम इससे हम क्या एज्यूम करेंगे कि अगर एक बॉडी में स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी उतना ही कम इलास्टिक होगी. और इन दो केसेस, इस केसेस में जब हमारे पास दो वायर्स हैं एक्स और वाई, हमने क्या देखा कि एक्स जो वायर है उसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ. क्या कह रहे हैं हम एंड में? इफ स्ट्रेन इन वायर एक्स इज ग्रेटर देन स्ट्रेन इन वाई. इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन
वायर एक्स का ज्यादा है तो इसमें ये सब्सटेंस जो है ये कम इलास्टिक है, और जिसमें वायर वाई में स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब ये है कि ये मोर इलास्टिक है वायर एक्स से। और हमने जैसे शुरू में कहा था कि जिस सब्सटेंस में दो सब्सटेंस हमने लिए, जिस सब्सटेंस में लार्जर स्ट्रेन आता है जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो सब्सटेंस जो है वो आपका वो लेस इलास्टिक होता है। जिस सब्सटेंस में लार्जर स्ट्रेन आएगा वो लेस इलास्टिक होगा, और जिस सब्सटेंस में स्मॉलर स्ट्रेन आएगा वो मोर इलास्टिक होगा। और हमने शुरू में यहाँ पे तो वायर की एग्जांपल्स ली है। हमने शुरू में एक वुडन स्केल और एक मीटर स्केल मेटेलिक स्केल की बात की थी। तो उस केस में जिसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आया था वुडन स्केल पे, तो वो स्केल हमारा लेस इलास्टिक है। Our next topic is Hooke's law applied to a helical spring. अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर एक हेलिकल स्प्रिंग हम एक सपोर्ट के साथ हैंग कर देंगे तो क्या हुक्स लॉ वहां पर अप्लाई होगा या नहीं। और हुक्स लॉ क्या है, अभी हमने पहले पढ़ा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या हमने उसके ऊपर स्प्रिंग के साथ हमने कोई मास अटैच किया, तो जितना हम उसके ऊपर स्ट्रेस स्प्रिंग पर अप्लाई कर रहे हैं उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हमने एक हेलिकल स्प्रिंग को, अभी आप डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम विद दिस एक्सपेरिमेंट। हम एक हेलिकल स्प्रिंग के साथ उसको हेलिकल स्प्रिंग को हम सस्पेंड कर देंगे वर्टिकली एक सपोर्ट के साथ। उसके बाद हम एक ब्लॉक अटैच करेंगे उसके लोअर एंड पे। अब जैसे ब्लॉक अटैच करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसमें स्प्रिंग, जाहिर स्प्रिंग है तो वो स्ट्रेच होगा। जैसे ही उस पर हमने मास अटैच किया, एक ब्लॉक अटैच किया, तो उस पर वो स्प्रिंग अटैच होगा, स्ट्रेच होगा। अब स्प्रिंग हमने कहा एक वर्टिकल हमने उसको हैंग किया है हेलिकल स्प्रिंग को सपोर्ट के साथ, तो उसमें स्ट्रेच कहाँ होगा, वो डाउनवर्ड पोजीशन में स्ट्रेच आएगा। और थोड़ी देर के बाद, जाहिर है हेलिकल स्प्रिंग है तो मास अटैच करने के बाद वो थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पोजीशन पर आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद यानी अब वो हेलिकल स्प्रिंग मूव नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। उस वक्त उस पर कौन सी दो फोर्सेस काम कर रही होंगी, यू नो डेट। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। नंबर 2 टेंशन इन द स्प्रिंग एंड इट ऑलवेज वर्क्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हमने हेलिकल स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक हैंग किया तो उसके ऊपर दो फोर्सेस ने, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया उसके बाद दो फोर्सेस ने काम किया। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उसको एक्टिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींच रही है। नंबर 2 टेंशन इन द स्प्रिंग जो कि उसे अपवर्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला रहा है, अपवर्ड कंडीशन में उसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो दो फोर्सेस जो है वो बिल्कुल इक्वल हैं एक दूसरे के और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। कौन सी दो फोर्सेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और टेंशन इन द स्प्रिंग, दे बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे ऑपोजिट इन डायरेक्शन, टेंशन वो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी डाउनवर्ड में। तो हम क्या कहते हैं, हमें मालूम है हुक्स लॉ क्या है, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस डाला था उतना ही स्ट्रेन
प्रोड्यूस होगा। इस केस में क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू -X। ये क्या है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या यूनिट बनेगा इनका, अगर आप K को अलहदा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, F/X इज इक्वल टू -K। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एक्सटेंशन का यूनिट मीटर है, क्योंकि लेंथ वाइज वो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास ये आ गया Hooke's law when applied to a helical spring. Stress is directly proportional to strain, but it is opposite in direction. Now check the diagram in next slide. Now check this diagram. यह हमने Hooke's law when applied to helical spring. ये इसकी डायग्राम है। आपने देखा सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने एक हेलिकल स्प्रिंग लिया और उसको वर्टिकली हैंग किया। सेकंड डायग्राम जो सेंटर वाली है उसमें हमने मास अटैच किया उसके साथ। तो स्प्रिंग में हम चेक करेंगे स्केल पे, इसके साथ अटैच होता है स्केल, वहां पर कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक फोर्स काम कर रही है फोर्स F ग्रेविटी की, जो कि उसे बिल्कुल नीचे की तरफ अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट D जो कि टेंशन है इस केस में, और वो टेंशन उसमें कितना स्प्रिंग में आ रहा है, हेलिकल स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर इन्होंने शो किया है। Now what happen when we attach another block of सेम मास विद दिस हेलिकल स्प्रिंग? हमने 4 न्यूटन का एक और मास अटैच कर दिया अपने हेलिकल स्प्रिंग के साथ। थर्ड डायग्राम देखिए ऑन योर राइट हैंड। तो क्या होगा, एक मास अटैच किया था 4 न्यूटन का, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन आई थी। और अगर हम एक और 4 न्यूटन अब ब्लॉक अटैच कर रहे हैं तो टोटल फोर्स हो गई 8 न्यूटन, और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है 4 सेंटीमीटर की। इट मीन्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, हेंस आवर Hooke's law is verified. Now here is your homework. Question number 1, define these: elasticity, stress, strain and yield point. Question number 2, state and explain Hooke's law. Question number 3, what is meant by Young's modulus of elasticity? Question number 4, explain Hooke's law applied to a helical spring. Now learn and write these questions in your copy. Fill up your index properly and do this work neatly in your copy. Students, thank you. Allah Hafiz.